हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे द हिंदू डेली न्यूज एनालिसिस में। तो आज यानी कि 27 जून 2025 के द हिंदू में क्या है खास, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सो द फर्स्ट न्यूज फ्रॉम द हिंदू टुडे इज फ्रॉम एससीओ समिट। तो एज यू ऑल नो कि अभी हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, वो एससीओ की संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट में गए हुए हैं। डिफेंस मिनिस्टर्स की मीट है ना। कई लेवल पे ये मीटिंग होती है ना। पहले फिनांस मिनिस्टर लेवल पे होती है, फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे होती है, देन एनएसए लेवल पे भी होती है, इसके अलावा डिफेंस मिनिस्टर लेवल पे होती है, और जो फाइनल मीटिंग होती है एससीओ की वो हेड ऑफ स्टेट मीटिंग पे होती है, जिसमें जो मेंबर कंट्रीज होते हैं उसके हेड ऑफ द स्टेट, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो हेड ऑफ स्टेट्स की मीटिंग से पहले ये सारी मीटिंग्स है ना, मिनिस्ट्रियल लेवल और ऑफिशियल लेवल मीटिंग है, इनको कंक्लूड किया जाता है। और इन मीटिंग के सहारे क्या किया जाता है, जो हेड ऑफ स्टेट की जो मीटिंग होने वाली है, फाइनल मीटिंग जो होने वाली है एससीओ की, उसका एक बैकग्राउंड प्रिपेयर किया जाता है। एक बैकग्राउंड, एक बैटल ग्राउंड, एक प्ले ग्राउंड प्रिपेयर किया जाता है, सो दैट कि हेड ऑफ स्टेट्स जब आए रेस्पेक्टिव कंट्रीज के, तो वो अपने अपने कंट्रीज के इंटरेस्ट को इजीली प्रोटेक्ट कर सकें, है ना। तो इसी समिट में भाग लेने, पार्टिसिपेट करने हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह गए थे चाइना। चाइना के क्विंगडाओ में ये मीटिंग हो रही है। ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल की जब मीटिंग्स होती हैं, तो इन मीटिंग्स के बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट निकल के आता है। जॉइंट स्टेटमेंट इज लाइक सारी कंट्रीज का एक कंक्लूसिव, है ना, एसेंट, है ना, वो निकल के आता है कि भाई सारे कंट्री जो है इन इन चीज़ों पर, इन इन पॉइंट्स पर एग्री करते हैं, और मीटिंग में इन इन चीज़ों को डिस्कस किया गया। ठीक है। तो जब फाइनली मीटिंग हो गई और जॉइंट स्टेटमेंट सारी कंट्रीज के सामने रखा गया कि इसको हम प्रेस में रिलीज करने जा रहे हैं, तो जब इस जॉइंट स्टेटमेंट को हमारी इंडियन साइड ने रीड आउट किया, तो पता चला कि इस जॉइंट स्टेटमेंट में कहीं भी पहलगाम अटैक का कोई जिक्र किया ही नहीं गया है। यानी कि पहलगाम को ऐसे इग्नोर कर दिया गया एज इफ जैसे हुआ ही ना हो। ठीक है। ठीक है, एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है ना। चाइना ने सोचा होगा कि ठीक है ना, क्यों पाकिस्तान को या फिर इंडिया की जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, इन दोनों को इस प्लेटफॉर्म पे एससीओ में लेके आना, है ना। बट यहाँ पर सिर्फ इतना ही नहीं था कि पहलगाम को इग्नोर कर दिया गया। ठीक है। ये जो स्टेप लिया गया चाइना के द्वारा, बाय द चाइना, है ना, ये कहीं ना कहीं इंडिया को ह्यूमिलेट करने के लिए लिया गया। कैसे ह्यूमिलेट किया जा रहा था इंडिया को, है ना। एक तरफ तो एक टेरर एक्टिविटी जो इंडिया में हुई, जिसने पूरे वर्ल्ड को शॉक करके रख दिया, है ना, उसको चाइना ने इग्नोर कर दिया जॉइंट स्टेटमेंट में, है ना। मीनवाइल, है ना, ऑन द अदर साइड चाइना ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जो मिलिटेंसी है, जो बलूच लिबरेशन आर्मी, है ना, कंडक्ट करती है इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान के लिए, उसको पॉइंट आउट कर दिया, है ना। और यहीं इंडिया का कंसर्न शुरू होता है कि सबसे पहली बात तो कि पहलगाम अटैक आपने भी क्रिटिसाइज किया था, है ना, पूरी दुनिया ने क्रिटिसाइज किया, उसके बाद भी आपने पहलगाम अटैक को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, एज इफ जैसे हुआ ही नहीं हो, हमारे बार बार कहने के बाद। ठीक है। टेररिज्म को लेके जो स्टेटमेंट आप देते रहते हो, है ना, उस स्टेटमेंट को आपने इस स्टेटमेंट में डाला ही नहीं, है ना। बस आप इतना ही नहीं, है ना, सिर्फ यहीं पे नहीं रुके, आपने एक जो लिबरेशन मूवमेंट चल रहा है पाकिस्तान में, उसको मिलिटेंसी बता के क्रिटिसाइज कर दिया। इसका मतलब क्या है कि आप, है ना, आपके कंट्री में ये समिट हो रहा है, तो आप इस समिट के ऑर्गेनाइजर होने का क्या उठा रहे हो, फायदा उठा रहे हो, बेनिफिट ले रहे हो, है ना। आपको कम से कम न्यूट्रल रहना चाहिए, और यही इंडिया का
मेन कंसर्न था। तो दैट इज वाई इंडिया ने क्या कर दिया, साइन करने से मना कर दिया। एक वीडियो भी वायरल हुई है, जैसे है ना, हमारे डिफेंस मिनिस्टर जैसे ही उस जॉइंट स्टेटमेंट को देखते हैं, है ना, क्योंकि जॉइंट स्टेटमेंट के नीचे साइन करना पड़ता है लीडर्स को, है ना, जब तक वो साइन नहीं करेंगे तब तक वो रिलीज नहीं माना जाएगा। ऐसा नहीं माना जाता है कि जिस कंट्री ने उसे साइन नहीं किया इसका मतलब क्या है, वो कंट्री से एग्री नहीं करता है। तो उन्हें जब पेन और जॉइंट स्टेटमेंट दिया गया और उन्होंने वो स्टेटमेंट देखा तो एकदम से, अब है ना वीडियो में दिख रहा है कि शॉक हो गए थे। और यही शौक की वजह थी कि पहलगाम को एक्सक्लूड कर दिया, वेयरएज बलूचिस्तान की मिलिटेंसी जो कहीं ना कहीं हिस्टोरिकली राइट है ना, जो बीएलए के जो लोग कर रहे हैं हिस्टोरिकली राइट है ना, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, उसको तुमने इंक्लूड कर दिया। ठीक है, सोर्सेज सेड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रिफ्यूज टू साइन द डॉक्यूमेंट ऑन थर्सडे एज इट डिड नॉट मेंशन द पहलगाम अटैक बट इंक्लूड मिलिटेंट एक्टिविटीज इन बलूचिस्तान। ठीक है, तो अब इंडिया को ह्यूमिलेट करने की कोशिश कर रहे थे, है ना, चाइना और पाकिस्तान मिलके इस एससीओ समिट में। ठीक है, अब जब इस तरह के इशू हैं ना, तो हेड ऑफ स्टेट लेवल की जब मीटिंग हो, तो जब हमारे मोदी जी अटेंड करने जाएं इस एससीओ समिट को चाइना में, तो इस मैसेज को बहुत क्लियरली कन्वे करना चाहिए चाइना को कि अगर आप इस तरह के डबल स्टैंडर्ड रखोगे ना, तो जो इंडिया चाइना की जो रिलेशन है ना, जो चाइना कहता है कि ड्रैगन एंड एलिफेंट कैन डांस एंड होल वर्ल्ड इज शॉक, यानी कहता है कि जो हमारा जो चाइना है ना, चाइना अपना जो सिंबल है किसको मानता है, ड्रैगन को मानता है, वेरेज इंडिया का सिंबल किसको मानता है, एलिफेंट को मानता है। तो कहता है कि अगर इंडिया और चाइना साथ साथ चले, है ना, तो पूरी दुनिया को क्या कर देंगे, शॉक कर देंगे, पीछे छोड़ देंगे। तो ये मैसेज कन्वे करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कि जिस तरह से टेररिज्म पे लेके, है ना, आप डबल स्टैंडर्ड अपनाते हो, आप फेवर करते हो अपने अलाई का, है ना, कि जो टेररिज्म है वो हमारा अलाई कर रहा है, इस वजह से हम इसको क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। तो अगर कंडीशन ऐसी ही रहेंगी, आपका स्टांस सही रहेगा, तो एलिफेंट एंड ड्रैगन विल नेवर डांस टुगेदर। ठीक है, तो एक मैसेज ये कन्वे करना चाहिए। इसके अलावा, है ना, चाइना पे ये जो यूएसए है बहुत सारे टैरिफ लगाने वाले, अब बहुत सारे टैरिफ इन पे लग चुके हैं, है ना, तो चाइना को चाहिए इंडिया की मार्केट का एक्सेस, है ना। तो इंडिया को इस पर भी बात करना चाहिए कि भाई आप हमारे यहाँ पे हुए टेररिस्ट अटैक को कंडेम नहीं करोगे, आप इंडिया में जो पाक स्पॉन्सर टेररिज्म है इसको कंडेम नहीं करोगे, तो इंडिया चाइना का जो ट्रेड है ना वो भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अच्छी रिलेशन कुल मिला के पॉसिबल नहीं है, ये कन्वे कर देना चाहिए इंडिया को चाइना को। ठीक है, तो फिलहाल अब जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं वो गए थे, बहुत एंथू के साथ गए थे एससीओ में, है ना, कि पाकिस्तान को क्रिटिसाइज किया जाएगा, अगर पाकिस्तान को क्रिटिसाइज नहीं किया जाएगा तो टेररिज्म को क्रिटिसाइज किया जाएगा, पहलगाम अटैक पे एक क्रिटिसिज्म निकल के आएगा। इसको देख के नो डाउट डिसअपॉइंटमेंट हुई होगी हमारे डिफेंस मिनिस्टर को। दैट इज़ वाई उन्होंने एससीओ समिट से कहीं ज़्यादा फोकस किया बायलैटरल समिट्स पे। बहुत सारे लीडर्स से इनकी मुलाकात हुई है ना, चाइना के डिफेंस मिनिस्टर से मिल रहे हैं, ठीक है, रशिया के डिफेंस मिनिस्टर से मिलेंगे, उनसे भी S-400 के रिगार्डिंग बात करेंगे, उस पर भी एक आर्टिकल है, इसे आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं एससीओ की, और पाकिस्तान के शामिल होने के बाद एससीओ में क्या ये ग्रुप इंडिया के लिए रेलिवेंट रह गया है, ये डिस्कस करते हैं। चलिए, अगर बात करें एससीओ की, तो एससीओ स्टैंड्स फॉर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ। ठीक है, इस ग्रुप को 2001 में बनाया गया था, ठीक है, और मेनली इसके पीछे जो ड्राइविंग फोर्स था वो चाइना था, है ना, चाइना, है ना, उनका जो विजन है ना, जल्दी से जल्दी ग्लोबल सुपर पावर बनने का है आफ्टर यूएसए, है ना। दैट इज वाई जो चाइना है वो ऐसे ग्रुप फॉर्म करते रहता है। ठीक है, रशिया ने ज्वाइन किया इसको, कजाकिस्तान ने ज्वाइन किया, ठीक है, और फाइनली 2017 में 2 कंट्रीज और ज्वाइन करते हैं इसे, है ना, वन इज इंडिया एंड सेकेंड वन इज पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान के शामिल होते ही, है ना, और चाइना और पाकिस्तान का नेक्सस मिलते ही ये ग्रुप पूरी तरह से क्या हो चुका है, एंटी इंडिया हो चुका है। ठीक है, रशिया हालांकि सपोर्ट करता है, अदर कंट्रीज सपोर्ट करते हैं इंडिया को, है ना, बट अब
क्योंकि डोमिनेंस चाइना का है ना, चाइना के पास पैसे ज़्यादा हैं, है ना, तो चाइना और पाकिस्तान का नरेटिव ज़्यादा चलने लगा इस ग्रुप में। तो दैट अब जिस पर्पज़ के साथ एससीओ चाइना ने बनाया था, इंडिया के सपोर्ट के बिना वो इस पर्पज़ को फुलफिल नहीं कर पाएगा, बट ये अब इंडिया के पर्पज़ का भी नहीं रहा, इंडिया के लिए भी इरेलीवेंट हो चुका है ना। बस इंडिया के लिए एक ही पर्सपेक्टिव से ये रेलिवेंट रह गया है ना, कि अब चाइना और पाकिस्तान की जो मोनोपोली बनी हुई है इस ग्रुप में, उसको और स्ट्रांग ना होने दे। ऐसा ना हो, है ना, कि अगर इंडिया इससे पुल आउट कर ले, है ना, लोग कहेंगे कि जब ऐसा हो रहा है तो इंडिया पुल आउट क्यों नहीं कर लेता, ना। तो इंडिया का पुल आउट करना, है ना, ऐसा होगा कि जैसे रशिया को गिफ्ट कर दिया हो, रशिया, कजाकिस्तान, जो कंट्री हमारे फ्रेंडली कंट्रीज हैं, है ना, उनको गिफ्ट करने जैसा होगा टू चाइना एंड पाकिस्तान। तो इंडिया को क्विट नहीं करना चाहिए, बस इसे इतनी ही इंपॉर्टेंस देनी चाहिए जितनी इंपॉर्टेंस ये डिजर्व करता है, ठीक है। हेडक्वार्टर इसके कहाँ पे है? बीजिंग, चाइना में, याद रखना, संघाई में नहीं है, बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। संघाई में पहली बार मीटिंग हुई थी, दैट इज वाई द ग्रुप इज नॉन एज संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सेक्रेटरी जनरल झांग मिंग है, चाइना के ऑफकोर्स, ठीक है। की फंक्शन पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिक्योरिटी कॉपरेशन इन यूरेशिया। मेंबर्स कितने हैं? 8, ठीक है। जो न्यूली मेंबर्स हैं अभी, बेलारूस और ईरान है, ठीक है। इंडिया चाइना साथ साथ ही इंडिया और पाकिस्तान साथ साथ ही 2017 में शामिल हुए थे, है ना। ये ओरिजिनल मेंबर हैं, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आफ्टर XGM-4 मिशन, है ना, जब से टेक ऑफ हुआ है ना, एक के बाद एक रिकॉर्ड बन रहे हैं फॉर इंडिया, है ना। तो फाइनली XGM-4 डॉकिंग सक्सेसफुली, शुक्ला सेट फुट इन ISS, ठीक है। तो XGM-4 हमने कल भी डिस्कस किया था कि कैसे 25 जून को जो XGM-4 मिशन है उसको लॉन्च किया गया थ्रू ड्रैगन कैप्सूल फ्रॉम कैनेडी स्पेस सेंटर, ठीक है। फाल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। और बताया गया कि 28 आवर्स के बाद ये, है ना, 28 आवर्स की जर्नी करने के बाद ये पहुंचेगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो कल यानी कि 26 जून 2025 को शाम को 4 बजे, है ना, लगभग 4 बजे, है ना, क्योंकि स्पेस के फील्ड में एक एक सेकंड मायने रखता है, तो एग्जैक्टली 4:01 पे, है ना, शाम को, है ना, ये डॉकिंग स्टार्ट हुई और ये डॉकिंग कंप्लीट होती है 4:15 पे, ठीक है। और जो भी एस्ट्रोनॉट है ना, जो 4 एस्ट्रोनॉट भेजे गए थे, जिसमें इंडिया का भी एक है ना, और इनका नाम है शुभांशु शुक्ला, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, एयरफोर्स से आते हैं, इंडियन एयरफोर्स से आते हैं, है ना। तो ये भी स्पेस स्टेशन पहुंचे और इन्होंने अपने आप में एक हिस्ट्री बनाई। ये पहले इंडियन बने, फर्स्ट इंडियन टू रीच या टू सेट फुट ऑन ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे डॉक करने वाले, है ना, या पहुंचने वाले पहले इंडियन बने हैं, है ना। 1984 में भी राकेश शर्मा गए थे, बट उस समय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन था ही नहीं, तो वो ऑर्बिटिंग करके बस वापस आ गए थे 2 दिन बाद, ठीक है। और इसके अलावा शुभांशु शुक्ला, है ना, बहुत सारे रिकॉर्ड उन्होंने बनाए हैं, सेकंड पर्सन बन गए हैं, फर्स्ट पर्सन टू रीच इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बन गए हैं, मिशन पायलट बन गए हैं, है ना। इसके अलावा जो शुभांशु शुक्ला है आने वाले टाइम पे एक और हिस्ट्री क्रिएट करेंगे, सबसे ज़्यादा टाइम तक स्पेस में रहने का रिकॉर्ड बनाएंगे, ठीक है। पिछली बार जो राकेश शर्मा गए थे वो 2 दिन में वापस लौट आए थे, ठीक है। बट जो शुभांशु शुक्ला है उनका मिशन 14 डेज का है, यानी कि 14 डेज बाद ये वापस लौटेंगे फ्रॉम स्पेस स्टेशन, है ना। ये मिस्टर शुभांशु शुक्ला, इन्होंने मैसेज भी दिया है ना कि मेरे शोल्डर पे तिरंगा है, मेरी जर्नी में मेरे साथ जुड़े रहिए, है ना। उसके बाद इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जो क्रू काम करता है उससे, ठीक है। इसके पीछे नो डाउट शुभांशु शुक्ला की बहुत सारी मेहनत है ना, उनकी बहुत सारी ट्रेनिंग और बहुत सारे सेक्रीफाइस है ना। आसान नहीं होता 2-2 महीने क्वारंटीन में रहना, स्पेस से में जाने से पहले क्वारंटीन किया जाता है, बिल्कुल डिटैच कर दिया जाता है दुनिया से या लोगों से, है ना, सो दैट की कोई बीमारी ना होने पाए, है ना। नो डाउट इन्होंने भी बहुत सारी मेहनत की है, बट इंडियंस जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है ना, उसने भी बहुत सारा पैसा खर्च किया है टू सेंड
शुभांशु शुक्ला इन स्पेस कितने करोड़ रुपए दिए हैं? 500 करोड़ रुपए दिए हैं एक्जियम स्पेस को, एक्जियम एरोस्पेस को। ठीक है। अब सिर्फ टूरिज्म कराने के लिए तो दिए नहीं होंगे, है ना। तो आपने देखा होगा, हमने कल डिस्कस किया था कि शुभांशु शुक्ला का रोल क्या है ना। ये जो फ्लाइट गई है टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, है ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल है शुभांशु शुक्ला का, बिकॉज ही इज द पायलट स्पेस क्राफ्ट को उड़ाने के लिए। ठीक है। तो इंडिया ने 500 करोड़ रुपए सिर्फ टूरिज्म कराने के लिए खर्च नहीं किए, उन्होंने अपना एक पायलट तैयार किया है ना, एक ऐसा एस्ट्रोनॉट जो स्पेस क्राफ्ट को क्या कर सकता है, पायलट कर सकता है। तो इससे आने वाले जो हमारे ह्यूमन स्पेस मिशन है इसरो के, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि गगनयान के लिए, है ना, हम 2026 में गगनयान करने वाले हैं, मोस्ट प्रॉब्ली, होपफुली, टचवुड हो जाएगा ये, है ना, जिसमें शुभांशु शुक्ला ही, है ना, बाकी के एस्ट्रोनॉट को लेके जाएंगे स्पेस में। ठीक है। अब बाकी बोला जा रहा है कि भाई 6 डेज का मिशन है ना, देखते हैं, अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है ना, क्योंकि पहले 2024 के लास्ट में होने वाला था, देन न्यूज आई कि 2025 के लास्ट में होने वाला है, और अब बोला जा रहा है कि इस मिशन को 2026 में, है ना, कंक्लूड किया जाएगा, अंजाम दिया जाएगा। ठीक है। तो ऐसे में शुभांशु शुक्ला का रोल गगनयान मिशन में सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। ऐसे ही हमारी गवर्नमेंट ने 500 करोड़ रुपए नहीं दे दिए। ठीक है। एक्चुअली 2 पायलट गए थे। ठीक है। एक तो शुभांशु शुक्ला, ठीक है, एंड दूसरे प्रशांत नायर। ठीक है। इन्हें एज ए बैकअप पायलट रखा गया था कि अगर इनकेस शुभांशु शुक्ला को कुछ होता है, अनफिट होते हैं वो, तो अभिषेक नायर को भी ट्रेन किया जा रहा था, है ना, बैकग्राउंड में, सो दैट ही कैन टेक कमांड ऑफ स्पेस क्राफ्ट। ठीक है। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दैट इज वाई होल इंडिया इज सेलिब्रेटिंग, इंडियन गवर्नमेंट इज सेलिब्रेटिंग, एंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल स्पेस रिसर्च कम्युनिटी इज सेलिब्रेटिंग, है ना, शुभांशु शुक्ला विक्ट्री इन द स्पेस। ठीक है। चलिए, एक्जियम 4 मिशन हम लोगों ने कल भी डिस्कस कर लिया था, है ना, और देख लेते हैं एक्जियम 4 मिशन को। एक्जियम 4 मिशन की बात करें, है ना, तो एक्जियम मिशन 4, AX4 भी इसे बोलते हैं, एक प्राइवेट मिशन है, और किसके द्वारा किया जा रहा है, एक्जियम एरोस्पेस के द्वारा इस मिशन को अंजाम दिया जा रहा है, विद द हेल्प ऑफ नासा, इसरो एंड स्पेस एक्स। ठीक है। स्पेस एक्स जो आपकी एलॉन मस्क की कंपनी है। ठीक है। लॉन्च व्हीकल, है ना, ड्रैगन कैप्सूल और फाल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। 4 लोग गए, एक तो पैगी विटसन USA के, ठीक है, ये कमांडर है, फ्लाइट कमांडर है, शुभांशु शुक्ला पायलट है ना, और स्वातवोज, और ये मिशन स्पेशलिस्ट है, और तिवोर कापू ये भी मिशन स्पेशलिस्ट हैं। ठीक है। राकेश शर्मा के बाद दूसरे पर्सन बनने वाले हैं, शुभांशु शुक्ला बन गए हैं एक्चुअली। चलिए नेक्स्ट, पिनाराई इशू कम्युनिक टू केरला गवर्नर ऑफिस ऑन डिस्प्ले नेशनल सिंबल। ये जो इशू है, छोटा सा इशू है, बट डे बाय डे ये तूल पकड़ता जा रहा है। कल तो इस पे पूरा का पूरा एक आर्टिकल आया था, एडिटोरियल आया था, और हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे राजभवन में, राजभवन गवर्नर का हाउस होता है किसी भी स्टेट में, है ना, उसमें एक फंक्शन होता है, और उस फंक्शन में एक पिक्चर डिस्प्ले की जाती है, जिसमें एक लेडी होती है ना, वो एक भगवा झंडा लेके खड़ी होती है, और उसके पीछे इंडिया का एक मैप लगा होता है। तो ये जो पिक्चर है वो किसकी थी, भारत माता की पिक्चर। इसको लेके जो केरला की गवर्नमेंट है ना, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इन्होंने बहुत ज़्यादा आपत्ति जताई, और इन्होंने बोला कि अगर आप इस तरह के सिंबल्स का जो बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उनका यूज करोगे, या ऐसे सिंबल्स का इस्तेमाल करोगे जो किसी आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं, तो हम आपके किसी भी फंक्शन को अटेंड नहीं करेंगे। ठीक है। इसके बाद डिस्कशन हुआ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, चीफ मिनिस्टर का, और एक मैसेज सेंड किया गया टू राजभवन, टू गवर्नर, कि आप इन सिंबल्स का इस्तेमाल करने से बचें, बिकॉज आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए हैं। अगर आपको कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल करना भी है, तो आप उन सिंबल्स का इस्तेमाल करें जो नेशनल सिंबल्स हैं, या ऐसे सिंबल्स जिनको कॉन्स्टिट्यूशन परमिट करता है।
ठीक है, तो इस पर सही गलत की बहस हो रही है कि क्या वाकई में प्रेशराइज किया जा रहा है गवर्नर को, या केरला की गवर्नमेंट ठीक कर रही है। तो इस पे अपने अपने पर्सपेक्टिव है। भारत माता की पिक्चर है ना, आज़ादी से पहले बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन का सोर्स हुआ करती थी, है ना। बट बाय द टाइम कुछ आइडियोलॉजी ने अडॉप्ट कर लिया इसको, है ना। इस वजह से जो केरला की जो लेफ्ट लीनिंग गवर्नमेंट है वो इसको रजिस्ट कर रही है बहुत ज़्यादा। तो आए दिन हम देखते हैं, है ना, गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच किसी ना किसी बात को लेकर टसल चलता ही रहता है ना। अभी तमिलनाडु गवर्नमेंट और तमिलनाडु के गवर्नर के बीच में टसल चल रहा था, बिकॉज जो बिल्स पास हो रहे थे लेजिस्लेटिव असेंबली से उनको साइन नहीं कर रहे थे, एंड अब ये एक नया इशू, ठीक है। तो गवर्नर का रोल कैसा है एक्चुअली में स्टेट में, ठीक है। तो अगर बात करें गवर्नर की, है ना, तो गवर्नर किसी भी स्टेट का हेड ऑफ द स्टेट होता है, मतलब वो किसी भी स्टेट का मुखिया होता है, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। आर्टिकल 153 कहता है कि स्टेट के लिए क्या होगा, देयर शैल बी ए गवर्नर फॉर ईच स्टेट, ठीक है। अब ये जो गवर्नर है एक स्टेट के लिए एक भी हो सकता है, या फिर मल्टीपल स्टेट के लिए भी एक गवर्नर हो सकता है, ठीक है। क्या क्वालिफिकेशन है इसके लिए, तो आर्टिकल 157 में इसके लिए, है ना, कुछ क्वालिफिकेशन दी हुई है कि भाई ये जो है द इंडिविजुअल मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, और एटलीस्ट इसकी जो उम्र है, एज है, वो 35 ईयर होनी चाहिए, ठीक है। बाद में शुरू में गवर्नर्स, है ना, 1970s के बाद, है ना, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के बाद ये गवर्नर एज ए पपेट काम करने लगे फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। इनका काम क्या रह गया कि स्टेट की खबरों को सेंट्रल तक पहुंचाना। जब कोलिशन गवर्नमेंट बनने लगी, है ना, जब तक स्टेट और सेंटर में, है ना, दोनों जगह कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी, तब तक है ना सब कुछ ठीक था, है ना। गवर्नर कोऑर्डिनेट करते थे स्टेट गवर्नमेंट के साथ, कोऑपरेट करते थे। बट जब कोलिशन गवर्नमेंट आना शुरू हो गई, अदर स्टेट जो है ना, अदर बनना शुरू हो गई, अदर पार्टी की गवर्नमेंट बनना शुरू हो गई, तो क्या होने लगा कि एक टसल क्रिएट हो गया बिटवीन गवर्नर एंड स्टेट गवर्नमेंट, है ना। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का 1979 में एक वर्डिक्ट आता है ना, हरगोविंद पंत केस में। उन्होंने बोला कि गवर्नर की जो पोजीशन है ना, वो सिर्फ जॉब नहीं है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के चपरासी की तरह काम करना या सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट की तरह काम करना, वो उसे क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है और वो कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिपेंडेंट है अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है गवर्नर को, तो गवर्नर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। गवर्नर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉलोज द कैनेडियन मॉडल इन विच सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट द गवर्नर ऑफ प्रोविंस ऑफ द स्टेट। तो ये गवर्नर को अपॉइंट करने का मॉडल कहाँ से लिया गया है, आपके कनाडा से लिया गया है, ठीक है। ओथ कौन दिलवाता है, तो जिस स्टेट में अपॉइंट होते हैं उस स्टेट के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस या सीनियर मोस्ट जज, है ना, इनकी ओथ को क्या करवाता है, ऑर्गेनाइज करवाता है। अगर टर्म की बात करें तो 5 साल का टर्म होता है, 5 ईयर टर्म, ठीक है। बट ये प्रेसिडेंट और खास करके जो प्राइम मिनिस्टर, उसकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, उसकी दया पर डिपेंड होते हैं कि जब तक वो चाहेंगे ये उस स्टेट में रहेंगे। अब अगर जो यूनियन गवर्नमेंट है वो चाहती है इन्हें हटाना, तो कभी भी इन्हें हटाया जा सकता है। और इसके अलावा अगर इन्हें किसी दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र करना चाहती है तो किसी भी दूसरे स्टेट में भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, बाकी जो कमोबेश जो पावर्स होती हैं वो प्रेसिडेंट की तरह होती हैं। जो प्रेसिडेंट यूनियन गवर्नमेंट में एंजॉय करता है, वही पावर्स गवर्नर स्टेट गवर्नमेंट में, ना, स्टेट में एंजॉय करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वॉल्सॉब एश्योर राजनाथ ऑफ टाइमली डिलीवरी ऑफ S-400 सिस्टम्स टू इंडिया, ठीक है। SCO समिट में पार्टिसिपेट करने गए हमारे डिफेंस मिनिस्टर, हमने डिस्कस किया, पहला ही आर्टिकल था, एंड कुछ रिजल्ट बहुत ज़्यादा निकला नहीं फ्रूटफुल SCO समिट में फॉर इंडिया। बट जो बायलैटरल मीटिंग्स हुई, है ना, इंडिया के लिए, तो वहाँ पे बहुत पॉजिटिव बातचीत हुई है। और उन्हीं एक पॉजिटिव डिस्कशन में से एक है इंडिया और रशिया के डिफेंस मिनिस्टर का बायलैटरल समिट, ठीक है। हमारे इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और रशिया के डिफेंस मिनिस्टर एंड्री वॉल्सॉब, ये दोनों मिले क्विंदाओ में, चाइना में, SCO की समिट के बाद, और बहुत सारी बात हुई डिफेंस कॉपरेशन पे लेके, ठीक है।
है ना, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमने आपसे जो S-400 खरीदे हैं, है ना, आप उसकी टाइमली डिलीवरी हमें पूरी करें, ठीक है, जिसे एश्योर भी किया गया रशिया की तरफ से। कितने हमने खरीदे हैं? 5 खरीदे हैं, जिसमें से 3 अभी तक रशिया में डिलीवर कर चुका है, 2 डिलीवर अभी नहीं किए हैं, ठीक है। तो रशिया के जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने प्रॉमिस किया कि एक आपको अगले साल 2026 में, और जो फाइनल डिलीवरी है वो 2027 में कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। इसके रीजन भी बताए कि अभी हम रशिया यूक्रेन वॉर में फंसे हुए हैं, तो हमें खुद के लिए भी एम्यूनिशन चाहिए, दैट इज वाई हम वहाँ पे फोकस कर रहे हैं, तो इसलिए ये डिलीवरी लेट हो रही है। बट डोंट वरी, बट बाई द 2027, है ना, ये डिलीवरी जो है, ये जो आपकी डिलीवरी है वो कंप्लीट हो जाएगी कंप्लीटली, ठीक है। S-400 है ना, द मोस्ट इफेक्टिव एयर डिफेंस सिस्टम इन द वर्ल्ड, है ना, और इसकी इफिशियंसी क्या है वो हम देख चुके हैं ड्यूरिंग द ऑपरेशन सिंदूर, है ना, कैसे S-400 ने, है ना, जितने भी पाकिस्तानी ड्रोन बैलिस्टिक मिसाइल को फायर किया गया था, फाइटर जेट को को जैसे शूट डाउन किया पाकिस्तानी फाइटर जेट को, है ना, इट वाज कमेंडेबल, है ना। इसे रशिया में S-400 बोलते हैं, इंडिया में भी S-400 बोलते हैं, बट इसे एक अब इंडियन नाम दे दिया गया है, और इसे क्या बोला जाता है? सुदर्शन चक्र, सुदर्शन चक्र। In Indian service, the S-400 officially named Sudarshan Chakra after mythological weapon of Lord Krishna. The S-400 has the capacity of engaging target at the range up to 400 किलोमीटर, इसी इसके नाम में 400 लगा हुआ है ना, क्योंकि 400 किलोमीटर की दूरी तक क्या कर सकता है ना, मैप कर सकता है। 400 किलोमीटर दूर से आ रहे जो ड्रोन्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल हैं या फिर फाइटर जेट, उनको मैप कर सकता है और उनको शूट डाउन कर सकता है, ठीक है। बात करें S-400 को लेके इंडिया रशिया के बीच में एग्रीमेंट की, तो ये $5.43 बिलियन की डील है, ठीक है, जिसके तहत रशिया इंडिया को 5 स्क्वाड्रन सप्लाई किए जाएंगे, है ना, 5 स्क्वाड्रन सप्लाई किए जाएंगे। और, है ना, इसके अलावा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर कोई भी बात नहीं हुई है ना, बट, है ना, मेंटेनेंस के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है, फ्यूचर में, है ना। रशिया इज विलिंग टू, है ना, ट्रांसफर द टेक्नोलॉजी ऑफ S-400 एज वेल, है ना, कि भरोसा है रशिया को इंडिया पे कि ये लोग, है ना, चाइना की तरह कोई रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं करेंगे। चलिए, India signed a $5.43 billion deal with Russia in 2018 for 5 squadron of S-400 Triumph, which can intercept fighter jet, ballistic missile and drones, making a vital part of India's arsenal, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, Bangladesh talk can happen in conducive environment India, ठीक है। तो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में रिलेशन, है ना, एकदम से खराब हो गए हैं ऑल ऑफ द सडन लास्ट ईयर से, है ना, बिकॉज हम लोगों ने डिस्कस किया है कि कैसे एक पपेट को बिठा दिया गया, बांग्लादेश की इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा के, बांग्लादेश की जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, उनको हटा के एक पपेट को बिठा दिया गया, और इस पपेट ने क्या किया, इंडिया के साथ सिर्फ और सिर्फ रिलेशन को डिस्ट्रॉय करने पे ज़्यादा जोर दिया है, ठीक है। इतने ज़्यादा खराब हो गए कि दोनों कंट्री आपस में बात भी नहीं करना चाहते, ठीक है। और इस एक्सटेंट तक खराब किए कि बांग्लादेश ने ना ज्वाइन कर लिया चाइना को और पाकिस्तान को, है ना, एक ट्राइलेटरल ग्रुप बना रहे हैं। अब ये ट्राइलेटरल ग्रुप बनेगा किसके लिए, है ना, फॉर इंडिया। तो इसी को लेके इंडिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है ना, फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन है, उन्होंने बोला है कि भाई इंडिया बात करना चाहता है बांग्लादेश से, बट माहौल अनुकूल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप चाइना के साथ डिफेंस एक्सरसाइज करो, चाइना से वेपन परचेज करो और तीनों के साथ मिलके मीटिंग करो एंड इंडिया के साथ बात हो जाए और इंडिया को क्रिटिसाइज करो एंड, है ना, तरह तरह के स्टेटमेंट दो, है ना, कि चिकन नेक को काट देंगे, नॉर्थ ईस्ट को बांग्लादेश में मिला देंगे, ग्रेटर बांग्लादेश मिलाएंगे। तो इस तरह के माहौल में बातचीत नहीं हो पाएगी। इंडिया इज विलिंग टू डिस्कस ऑल इश्यूज विद बांग्लादेश इन कंड्यूसिव एनवायरमेंट, सेट रणधीर जायसवाल, स्पोक पर्सन ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, while emphasizing that established modalities exist between Dhaka and New Delhi that can deal with full spectrum of bilateral relation। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट दिया कब, प्रेस में दिया है? नहीं। द रिमार्क केम एज फॉर्मर डिप्लोमेट एंड
experts are set to address the standing committee on external affairs to discuss future of India Bangladesh relationship, है ना। एक फॉर्मर डिप्लोमेट और एक्सपर्ट का एक पैनल है, उसको एड्रेस करते हुए इन्होंने एक ये बात कही है, ठीक है। अब बांग्लादेश, है ना, बांग्लादेश की अगर हम बात करें, है ना, तो 1947 से पहले इंडिया का पार्टी हुआ करता था। 1971 तक, है ना, इसे ईस्ट पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था, और 1971 के बाद एक सेपरेट कंट्री के रूप में आया। तो कुल मिला के इंडिया के साथ कल्चर, हेरिटेज सब कुछ शेयर करता है ना, बट है ना एक पपेट पर्सन को, है ना, जो खुद बांग्लादेश को पसंद नहीं करता, उसको लाके बिठा दिया गया है पावर में, है ना। दैट इज वाई इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ये डिसरप्शन आ रहा है। अदरवाइज बांग्लादेश के जो पर्सन है ना, पीपल्स है ना, दे लाइक इंडिया एंड इंडियन सिटीजन्स, है ना, इंडियन पीपल, इंडियन गवर्नमेंट, है ना। बट दिस पर्सन, है ना, क्या नाम है इस पर्सन का? मोहम्मद यूनुस, ठीक है। अब जैसे क्या लगता है कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो रिलेशंस हैं वो कब तक ठीक हो सकते हैं, है ना, दो ही सिचुएशन में, है ना। एक तो ये इस पर्सन को या तो हटा दिया जाए, ठीक है, दूसरा इलेक्शन हो, ठीक है, और ये पर्सन हट जाए। कुल मिला के जब तक मोहम्मद यूनुस पावर में रहेंगे वहाँ पे, ठीक है, तब तक इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन कभी भी नॉर्मलाइज होने वाले नहीं है, क्योंकि इंडिया ने ऐसा कोई स्टेप लिया ही नहीं है ना, जिससे बांग्लादेश को नाराज किया जा सके, या बांग्लादेश की इस गवर्नमेंट को, जो केयरटेकर गवर्नमेंट है, इसको भी नाराज किया जा सके, है ना। इन्होंने क्या किया, अब ऑल ऑफ द सडन पावर में आए और इंडिया के साथ रिश्ते खराब करना शुरू कर दिया, ठीक है। इन्होंने, है ना, डिनाई करना शुरू कर दिया कि इंडिया का कोई रोल नहीं था, है ना। इन्होंने ये तक डिनाई करना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान ने इनके ऊपर एट्रोसिटीज की थी, और पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन बनाना इन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये रिलेशन इनके द्वारा ही खराब किए गए हैं। दैट इज वाई हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो ऐसा पर्सपेक्टिव रखती है कि एक कंडीसिव माहौल में ही इनके साथ क्या हो सकती है, बातचीत हो सकती है, ठीक है। तो ये रहा आज का द हिंदू। मिलते हैं कल यानी कि 28 जून के द हिंदू के साथ। तब तक आप लोग मेहनत से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।